हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 1 अप्रैल 2023 की वीडियो को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी देखेंगे। चैनल पर मेरा डेली वीडियो अपलोड होता है दोस्तों। बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार एसआई, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस, आप किसी भी अगर बिहार की एग्जाम का तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो जरूर देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपको इसको देखने के बाद एक भी करंट अफेयर्स, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, सभी देखिए 6 अखबारों के निचोड़ के साथ मैं आपके सामने पेश होता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हो तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन डेली मेरे चैनल पर अपलोड होता है जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में किस योजना के तहत समाज के शिक्षाविद, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग स्वेच्छा से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का योगदान दे सकेंगे? तो बिहार की शिक्षा दान योजना के तहत जो है कोई भी व्यक्ति स्कूलों में शिक्षा दे सकता है। इसके लिए व्यक्ति को रिटायर व्यक्ति होना चाहिए या शिक्षाविद होना चाहिए या स्कूल कॉलेज का वो सीनियर छात्र होना चाहिए। वो अपनी स्वेच्छा तथा सरकार की अनुमति से शिक्षा दान योजना के तहत सरकारी स्कूलों में अपनी सेवा दे पाएंगे। सरकार इसके लिए कोई भी मानदेय या राशि नहीं देगी। योजना का उद्देश्य है कि बच्चों को बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए तथा जिससे विद्यालयों में अच्छे शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। बिहार सरकार ने राज्य में बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी की भरपाई के लिए 13,114 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं सब्सिडी के तौर पर। किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान या सब्सिडी दी जाएगी? देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की बढ़ी हुई बिजली दरों की भरपाई के लिए 13,114 करोड़ रुपए सब्सिडी की मंजूरी दी है। देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी बिहार के उपभोक्ताओं को दी जा रही है। बिहार में सबसे ज्यादा सब्सिडी किसानों को मिलती है, उनको 90% सब्सिडी दी जा रही है, उनको 70 पैसे प्रति यूनिट जो है बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। 200 यूनिट तक खपत करने वालों शहरी उपभोक्ता को 43% सब्सिडी दी जाएगी। 200 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले शहरी उपभोक्ताओं को 31.6% अनुदान मिलेगा। राज्य के उद्योगों के लिए 574 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण उद्योगों को वन वन नाइन पॉइंट 19.39% अनुदान मिलेगा। किसानों को 90% 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली देना होगा। ठीक है, गरीब ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 72% अनुदान मिलेगा। अन्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को 61 से 65% अनुदान मिलेगा। बिहार को 5.82 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिल रही है केंद्र सरकार से। बिहार को सबसे अधिक महंगी जो है बिजली केंद्र सरकार 11% महंगी बिजली दे रही है। ठीक है, बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी तथा सीईओ संजीव हंस हैं। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 350 किलोवाट आवर है 2021-22 के आंकड़े के अनुसार। भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2021-22 के आंकड़े के अनुसार 1255 किलोवाट आवर है। विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2500 किलोवाट है। बिहार के किन संस्थानों को आधुनिक प्रयोगशालाओं से लैस किया जाएगा? तो बिहार के जो नर्सिंग संस्थान है, एएनएम संस्थान है, जीएनएम संस्थान है, इन सभी में आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। ठीक है, बिहार के सभी एएनएम जीएनएम स्कूलों के साथ साथ बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में आधुनिक प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत प्रदेश में 54 एएनएम स्कूल, 23 जीएनएम स्कूल तथा 16 बीएससी नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास की स्थापना की जा रही है। इन इन संस्थानों में आधुनिक आधुनिक लैब खोले जाएंगे। बिहार सरकार ने 5 जिलों के मेडिकल कॉलेजों के त्वरित निर्माण के लिए 492 करोड़ की राशि जारी की है। देखिए दोस्तों, 7 निश्चय जो योजना है वो 2015 में शुरू हुई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं और 7 निश्चय योजना जो है शुरुआत इसके 2015 में हुई थी। ठीक है, 7 निश्चय क्या क्या है दोस्तों? आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नलियां, ठीक है, गली नलियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े और आगे अवसर बढ़े और आगे बढ़े। ये 7 निश्चय के लक्ष्य हैं दोस्तों। ठीक है, सात उसके 2015 में 7 निश्चय 1 की सफलता के बाद सरकार ने 7 निश्चय 2 योजना भी शुरू किया 2021 में। इसका दोस्तों लक्ष्य क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। 7 निश्चय 2 जो 2021 में शुरू हुई उसकी पहल थी।
बिहार के वित्त मंत्री ने 2022-23 में वाणिज्य कर विभाग के राजस्व संग्रह में कितनी प्रतिशत वृद्धि होने की बात बताई है। तो देखिए दोस्तों, बिहार के वित्त मंत्री ने बताया है कि वर्ष 2022-23 में वाणिज्य कर विभाग के राजस्व संग्रह में 27% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 34,484 करोड़ का राजस्व संग्रह हुआ है। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। 27% बढ़ोतरी के साथ 34,484 करोड़। बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पुलिस में स्वीकृत पद कितनी है? देखिए, बिहार में न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार कुल स्वीकृत पद 2,28,014 हैं, जबकि कुल कार्यरत बल 1,0916 है। ठीक है। इसके फलस्वरूप वर्तमान में प्रति लाख जनसंख्या पर बिहार में कुल स्वीकृत पद 183.65 है, जबकि कार्यरत बल 86.12 हो गई है। बिहार पुलिस में सृजित 75,543 पदों में से 68,360 पदों पर सीधी बहाली की जाएगी। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने रघुनाथ मंडल के निधन पर शोक जताया है। यह पेशे से क्या थे? देखिए दोस्तों, समता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे रघुनाथ मंडल। ये एक समाजवादी नेता थे। रामनवमी शोभा यात्रा में हुई हिंसक झड़प के कारण बिहार के सासाराम तथा नालंदा जिले में धारा 144 लगने के कारण किस केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम रद्द हो गया? देखिए दोस्तों, रामनवमी में जो है पूरे देश भर में दंगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बंगाल में हुआ है, आपको बड़ौदा में हुआ है, बहुत सारी जगहों पर हुआ है दोस्तों। ठीक है। तो बिहार में सासाराम और नालंदा में जो दंगे हुए हैं, मतलब दंगे क्या, रामनवम के दो गुटों में झड़प हुई है, तो वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह हैं, उनका कार्यक्रम था, तो वो इस कार्यक्रम में अब नहीं आ पाएंगे। ठीक है। धारा 144 यह शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाया जाता है। धारा 144 लगने पर 5 या उससे अधिक लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। बिहार सरकार अपने सरकारी कर्मियों के सेवानिवृत्त की आयु 60 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने की योजना बना रही है? तो बिहार सरकार अपने सरकारी कर्मियों के सेवानिवृत्त की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की योजना बना रही है। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों के स्नातक क्षेत्रों में हुए निर्वाचन किस क्षेत्र में सबसे कम वोटिंग हुई है? तो जो सारण का स्नातक क्षेत्र है, वहां पर मात्र 37% ही वोटिंग हुई है दोस्तों। और कोसी जो शिक्षक क्षेत्र है, वहां पर 80% वोटिंग हुई है। 5 अप्रैल को बिहार विधान परिषद की इन 5 सीटों के नतीजे आएंगे। देखिए, बिहार विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। बिहार विधानसभा के कुल 75 सदस्य हैं। 7 फरवरी 1921 को बिहार विधान परिषद अस्तित्व में आई। विधान परिषद के प्रथम सभापति वाल्टर मोडे थे। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी हैं, जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। बिहार सरकार किससे संबंधित कानून को पहली बार लागू किया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने नौका परिचालन संबंधित कानून को, जो अंग्रेजों के जमाने का कानून था, उसको खत्म कर, जो है बंगाल नौका घाट अधिनियम 1885 में जो बना था, उसको खत्म कर नौका परिचालन नया कानून वो लेकर आया है, जिसका नाम बिहार नौका घाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन विधेयक 2023 है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने इसे लागू किया है। किस देश की संसद नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना के नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल 31 मार्च से 4 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर है? तो देखिए, इजराइल के स्पीकर आमिर ओहाना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मुलाकात करेंगे। बिड़ला ने कहा है कि दोनों देशों को आतंकवाद को लेकर चिंतित है। दोनों देश। बिड़ला ने कहा कि भारत ने हमेशा यहूदियों का समर्थन किया है। देखिए, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। भाषा यहाँ की इब्रानी है। यहाँ का मुख्य धर्म यहूदी है। इजराइल के देवता को यहोवा कहा जाता है। इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोक है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है? तो नेपाल, जो भारत का पड़ोसी देश है, उसके नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल में 81.3% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी हैं। नेपाल विश्व में प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू देश है। संसार की सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखलाएं 8 में से 8 नेपाल में ही है। संसार की सर्वोच्च शिखर सागरमाथा
जो नेपाल जो एवरेस्ट कहलाती है, नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है। 8,848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है, नेपाल में ही स्थित है। एवरेस्ट की ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। 1904 में अंग्रेजों ने पहाड़ी राजाओं से समझौता करके नेपाल को आजाद देश का दर्जा प्रदान किया था। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें बिहार सबसे ज्यादा सीमा बनाता है 726 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 551 किलोमीटर, उत्तराखंड 275 किलोमीटर, सिक्किम 99 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 100 किलोमीटर। बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा से लगते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज नेपाल से अपनी सीमा बनाते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले जलवायु संकट के लिए वैश्विक औसत तापमान में बढ़ोतरी में भारत की भूमिका कितनी प्रतिशत है? देखिए दोस्तों, कुछ हरित गैसें हैं, प्रभाव वाली गैसें, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है। ये गैसों का उत्सर्जन अगर ज़्यादा होता है तो इससे होता है क्या दोस्तों, वातावरण का तापमान बढ़ता है, वायुमंडल का तापमान बढ़ता है और हमारा जो है जलवायु संकट बढ़ता है। जलवायु में लगातार परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, तापमान बढ़ेगा तो हर एक साल जलवायु में चेंज आते रहेगा। तो जलवायु परिवर्तन में देखिए 3 देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ पे कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण दोस्तों दिक्कतें आ रही है। जिसमें देखिए 4.8% जो हिस्सेदारी है कार्बन उत्सर्जन में, वो भारत का है, ठीक है। और अमेरिका की भागीदारी 17.3% है, चीन की भागीदारी 12.3% है। ये देश अर्थव्यवस्था को तेजी देने की कोशिश में दुनिया के तापमान को बढ़ाने का जरिया बन रही हैं। भारत के वन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति पर अभियोग चलाने की मंजूरी मिली है? देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पर महिला पॉर्न स्टार को पैसा देने का आरोप लगा है, ठीक है। चुनावों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं अमेरिका के। भारत सरकार वित्त मंत्रालय विभाग ने छोटे बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी की है? तो 0.10 से 0.7% तक जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है सरकार ने। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर 7.7% ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र पर 7.6% ब्याज मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट तथा सुकन्या समृद्धि योजना पर सबसे अधिक 0.4% का इजाफा किया गया है। इन पे 8% ब्याज मिलेगा। पीपीएफ तथा बचत खाता पर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय को पीएम मोदी की डिग्री दिखाने के मामले को खारिज करते हुए किस राज्य के मुख्यमंत्री पर 25,000 जुर्माना लगाया है? देखिए दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री दिखाने के लिए आरटीआई किया था, हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन उनके मामले को खारिज कर दिया गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना गुजरात हाईकोर्ट ने लगाया है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया। वह पेशे से क्या थे? देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध लेखिका सारा थॉमस का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। उन्हें 2 बार केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है उन्होंने। केरल के सीएम पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। दिसंबर 2022 तक भारत पर बाहरी कर्ज बढ़कर कितना अरब डॉलर हो गया है? देखिए, दिसंबर 2022 तक भारत पर बाहरी कर्ज बढ़कर 613 अरब डॉलर हो गया है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में फरवरी तक केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा कितना रहा है? तो केंद्र सरकार का वित्तीय घाटा 14.53 लाख करोड़ रहा है। सरकार ने 2022-23 में कुल 17.55 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय घाटे का लक्ष्य रखा है, जो जीडीपी का 6.4% है, ठीक है। फरवरी तक यह घाटा 14.53 लाख करोड़ रहा है। 11 महीनों में सरकार का कुल राजस्व 17,32,193 करोड़ रुपए रहा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 तक वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% के नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। किस व्हीकल कंपनी ने देश की पहली पूर्ण स्वदेशी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल वेंडर लॉन्च की है? तो देखिए दोस्तों,
जो है पूर्ण स्वदेशी इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल वेंडर को जो है ओडिसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ने लॉन्च किया है। ओडिसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ने शुक्रवार को देश की पहली पूर्ण स्वदेशी इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल वेंडर लॉन्च की है। यह मोटरसाइकिल एक बार चार्ज करने पर 125 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। इसका मूल्य 1.10 लाख रुपए है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक है। उड़ीसा का राज्यपाल गणेशी लाल हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा की है। तो दोस्तों इसकी प्रमुख बातें जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिए। 2030 तक निर्यात को $2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। निर्यातक उन वस्तुओं का भी निर्यात कर सकेंगे जिनके निर्यात पर भारत में प्रतिबंध होगा। अब जैसे कहने का दोस्तों, अगर भारत में आटे पर अगर प्रतिबंध है, मैं एक बात बता रहा हूँ, चाहे गेहूं पर निर्यात पर प्रतिबंध है, तो किसी दूसरे देश से भारत के निर्यातक गेहूं खरीदेंगे और उसको किसी दूसरे अन्य देश में बेच सकते हैं। रुपए में विदेश से व्यापार करने की इजाजत दी गई है। ठीक है ना। अब रुपए में विदेशी व्यापार किया जा सकता है। निर्यातक पुराने सभी बकाये को रियायत के साथ चुका पाएंगे। अभी भारत का कुल निर्यात $800 लाख का है। निर्यात लाइसेंस संबंधी शुल्क में कटौती की गई है। आवेदक को एक दिन में मंजूरी मिलेगी निर्यात के सारे संबंधों में। नई नीति में निर्यात की सुविधाओं के साथ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाने का भी ऐलान हुआ है। पहले विदेश नीति 5 वर्षों की होती थी। नई नीति में कोई अंतिम तारीख नहीं है, जरूरत के हिसाब से उसमें परिवर्तन किया जाएगा। निर्यात संबंधी मंजूरी मिलने में तीन दिन से 1 महीने का समय लगता था, अब यह एक दिन में मिलेगा। विभिन्न निर्यात मंजूरी के लिए पहले निर्यातकों को 1,000 से 1 लाख रुपए फीस देने पड़ते थे, अब मात्र ₹100 से 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। निर्यातक खुद ही वस्तुओं को सत्यापित कर सकेंगे। देश भर में डाकघर निर्यात खोले जाएंगे। सभी जिलों में एक्सपोर्ट हब खोलने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान बनाया जाएगा। विदेश व्यापार नीति 2023 प्रोत्साहन के बजाय छूट को बढ़ावा देती है। निर्यात वस्तुओं पर शुल्क तथा करों में छूट की योजना शुरू की गई है। आवेदकों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। एफटीपी फॉरेन ये जो आपका विदेश व्यापार नीति है, आवेदकों को स्वचालन प्रणाली के जरिए मंजूरी मिलेगी। मैनुअल नहीं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया जाएगा। कुरियर सेवाओं के माध्यम से निर्यात के लिए मूल्य सीमा 5 लाख प्रति खेप से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। डेयरी क्षेत्र को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से छूट मिली है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 75 जिलों में एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे। 4 नए शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें यूपी का मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल है तथा फरीदाबाद का हरियाणा शामिल है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कल्चरल सेंट्रल्स में से एक नीता अंबानी कल्चरल सेंटर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। नीता अंबानी कल्चरल सेंटर का उद्घाटन महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है। रिलायंस फाउंडेशन चेयरपर्सन जो है नीता अंबानी है। रिलायंस के सीएमडी मुकेश अंबानी है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है और अंबानी दुनिया के 12वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गांव खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिए हैं? तो देखिए दोस्तों, 31 मार्च 2023 तक भारत में लगभग 33% जो गांव है वो जो लगभग 2,38,973 गांव में खुले से शौच मुक्त घोषित हुए हैं। खुले में शौच मुक्त गांव में सबसे अच्छा प्रदर्शन तेलंगाना राज्य ने किया है, जहां पर 100% गांव जो है खुले में शौच मुक्त घोषित किए गए हैं। किस राज्य ने अपना पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी के नाम से लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने अपना पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम रेडियो संगवारी है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। किस देश के राजा भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आने वाले हैं? तो 3 से 5 अप्रैल भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत के दौरे पर आएंगे। भूटान भारत के 4 राज्यों के संग सीमा साझा करता है। ठीक है। भूटान भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चीन तथा भारत के बाद स्थित भूमि यह आबद्ध देश है तथा चीन तथा भारत के बीच एक लैंडलॉक देश है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। प्रधानमंत्री यहाँ के लोते त्शेरिंग है। ठीक है, लोते त्शेरिंग है। त्शेरिंग मुद्रा यहाँ की नगुल्ट्रम है। भारतीय रुपया भी यहाँ पे चलता है।
1949 में भूटान भारत से अलग हो गया था। गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। केंद्र सरकार की नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत आयोजित पहली प्राथमिक साक्षरता तथा संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा में कितने लाख शिक्षार्थी शामिल हुए हैं? देखिए दोस्तों, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो भी अभी तक निरक्षर लोग हैं उनके लिए यह एक योजना है। तो मूल्यांकन परीक्षा में लगभग 22.70 लाख लोग शामिल हुए हैं दोस्तों। ठीक है। ये जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वित्त वर्ष 2022-27 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। देश के 15 वर्ष या उससे अधिक सभी गैर साक्षर इसमें शामिल हैं। किस देश में मुफ्त खाद्यान्न आटे के आवंटन के दौरान भगड़न होने से 11 लोगों की मौत हो गई है? तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में जो महंगाई है चरम सीमा तक पहुंच गई है। रमजान के अवसर पर पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची में खाद्यान्न के आवंटन के दौरान लोगों की मौतें हुई हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? देखिए दोस्तों, फिनलैंड जो है उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का 31वां सदस्य बना है। फिनलैंड रूस के साथ 1300 किलोमीटर से अधिक सीमा साझा करता है। यूक्रेन पर हमले के बाद वह रूस के आक्रमण के बाद सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए उसने नाटो का सहायता लिया है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन है। राजधानी हेलसिंकी है। मुद्रा यहाँ की यूरो है। नाटो के संस्थापक सदस्य अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने भारत भर में बैंक की शाखाओं के माध्यम से स्व उत्पादों को वितरित करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने भारत भर में बैंक की शाखाओं के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए यूको बैंक के साथ साझेदारी की है। यूको बैंक के सीईओ सोमा शंकर प्रसाद है। यूको का फुल फॉर्म यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड है। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1943 को हुई थी। यूको बैंक का मुख्य कार्यालय कोलकाता में है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यह भारतीय स्वास्थ्य बीमा कंपनी है। आदित्य बिरला कैपिटल्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसके पूरे भारत में 5500 से अधिक नेटवर्क अस्पतालों के साथ टाई अप किया हुआ है। वार एंड वुमेन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो डॉक्टर एम ए हसन द्वारा लिखित पुस्तक वार एंड हसन जो है का जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक 1971 के युद्ध के दौरान यौन हिंसा के शिकार बंगाली महिलाओं की पीड़ा पर प्रकाश डालती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की सहायक संस्था है। विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा उनकी रक्षा करने के लिए इसका निर्माण हुआ था। इसमें 47 सदस्य हैं। हर साल 3 नियमित सत्र आयोजित करता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका उद्देश्य युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, सामाजिक तथा आर्थिक विकास है। मुख्यालय इसका मैनहट्टन टापू पर न्यूयॉर्क में स्थित है। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी तथा स्पेनिश है। अध्यक्ष अभी इसके एंटोनियो गुटेरस हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने निजी क्षेत्र की किस दूरसंचार कंपनी के साथ मिलकर व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? तो देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एयरटेल के साथ मिलकर व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए कितने अरब डॉलर के सहायता पैकेज की मंजूरी दी है? तो देखिए दोस्तों, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए 15.6 बिलियन डॉलर की सहायता पैकेज की घोषणा की है। आईएमएफ के अनुसार रूसी आक्रमण ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है, जिससे आर्थिक गतिविधियां 30% कम हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। सदस्य इस 190 इसके सदस्य हैं। भारत दिसंबर 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टिलेना जॉर्जीवा है, बुल्गारिया के। यूक्रेन जो है पूर्वी यूरोप में स्थित देश है। यह देश जो है रूस के बाद सबसे बड़ा देश है यूक्रेन। ठीक है, रूसी महाद्वीप में।
राजधानी यहाँ की कीव है। पीएम यहाँ के डेनिस सिमहाल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है। भाषा यहाँ की यूक्रेनी है और मुद्रा रिवन्या है यूएच। 1 अप्रैल 2023 को नौसेना संचालन महानिदेशक का पदभार ग्रहण किसने किया है? तो नौसेना संचालन महानिदेशक का पदभार वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने ग्रहण किया है। भारतीय नौसेना की स्थापना 1830 में हुई थी। नौसेना का आदर्श वाक्य सम नो वरुण है। भारतीय नौसेना अध्यक्ष अभी एडमिरल आर हरि कुमार हैं। इसरो के किस उपग्रह द्वारा जारी पृथ्वी की तस्वीरें जारी की गई है? तो देखिए EOS-06 सैटेलाइट ने राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग द्वारा उत्पन्न मोजेक या पेलोड द्वारा छवियों को कैप्चर किया है। ठीक है, EOS-06 अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। इसको 26 नवंबर 2022 को 8 नैनो उपग्रहों के साथ PSLV C-54 पर लॉन्च किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अध्यक्ष इसके ए सोमनाथ हैं। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका है। अंतरिक्ष स्टेशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा इसका अंतरिक्ष लॉन्चिंग स्टेशन है। यूनिटी कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यूनिटी कप टेनिस क्रिकेट बॉल टूर्नामेंट 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात कितने करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार 15,920 करोड़ रुपए 2022-23 में जो है भारत का रक्षा निर्यात पहुंच गया है 15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर। 2024-25 तक भारत सरकार रक्षा निर्यात को 35,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा है और 2024-25 तक 1,75,000 करोड़ रुपए के रक्षा हार्डवेयर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। हिताची पेमेंट सर्विसेज के एमडी तथा सीईओ कौन बने हैं? तो सुनील बिकम से हिताची पेमेंट सर्विसेज के एमडी तथा सीईओ बने हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी G20 शेरपा बैठक 30 मार्च 2023 को कहां शुरू हुई है? तो कोट्टायम के कुमारकोम गांव केरल में जो है G20 अध्यक्षता के तहत G20 शेरपा बैठक दूसरी शुरू हुई है। केरल के सीएम पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। किस भारतीय शहर को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 से लगातार दूसरी बार सम्मानित किया गया है? तो मुंबई को लगातार दूसरी बार ट्री सिटीज ऑफ वर्ल्ड सम्मानित किया गया है। पहला पुरस्कार 2019 में और दूसरा 2022 में मिला है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर 115.5 मीटर कहां पर बन रहा है? तो सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर राजस्थान में सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। राजस्थान ही देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार दिया है लोगों को। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान ने हाल ही में 19 नए जिले बने हैं। कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर समुदाय को वोट के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसे पोल आइकन के रूप में चुना है? तो मजम्मा जोगती जो ट्रांसजेंडर लोक कलाकार हैं उनको ट्रांसजेंडर समुदाय को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर्नाटक राज्य चुनाव आयोग ने पोल आइकन के रूप में चुना है। ठीक है, कर्नाटक में हाल ही में विधानसभा चुनाव के तारीख प्रकाशित हुए हैं। 10 मई को चुनाव होगा तथा 13 मई को रिजल्ट प्रकाशित होगा। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। आईपीएल के इतिहास के सबसे उम्रदराज कप्तान कौन बने हैं? तो आईपीएल के सबसे उम्रदराज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सबसे चर्चित प्लेयर 41 साल 267 दिन उनका उम्र हुआ। 2023 में आईपीएल का 16वां संस्करण हो रहा है। सबसे ज्यादा बार आईपीएल का खिताब 5 बार मुंबई इंडियंस ने जीता है। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। आईपीएल 2023 का सबसे महंगे खिलाड़ी सैम कुरन जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं 18.58 करोड़ में इनको खरीदा है पंजाब किंग्स ने। महिला मीडिया कर्मियों के लिए चमेली देवी जैन अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो देखिए, महिला मीडिया कर्मियों के लिए चमेली देवी जैन अवार्ड 2022 से धन्या राजेंद्रन को सम्मानित किया गया है। यह न्यूज मिंट की सह संस्थापक तथा संपादक रही हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल जाने वाली पहली जैन महिला की चमेली देवी जैन के नाम पर दिया जाता है।
डब्ल्यूएचओ ने किन दो देशों को मार्च 2023 में मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो यह अजरबैजान तथा तजाकिस्तान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसमें 194 सदस्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने की संस्था है। किस राज्य के धमतरी जिले के चावल नगरी दुबराज को मार्च 2023 में जीआई टैग मिला है? तो धमतरी छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है। इसके अलावे रीवा मध्य प्रदेश के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है और मुरैना मध्य प्रदेश के गजक को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं। तो दोस्तों यह रहा 1 अप्रैल 2023 का बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए, बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स। दोस्तों बीपीएससी में सफलता प्राप्त करना है तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। एग्जाम में सफलता आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।